हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपने पुलिस एक्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया होगा। पुलिस एक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी रेगुलेशन बचा है, वो हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। हमने आपसे कहा था कि आप एक दिन में पुलिस एक्ट का रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग अगले दिन एमसीक्यू करेंगे। तो कल का गैप था, आपने रिवीजन किया होगा। आज हम लोग पुलिस एक्ट के एमसीक्यू करेंगे। तो पुलिस एक्ट के एमसीक्यू जो हम लोग करेंगे उसमें दो तरीके की चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि हम लोग जो पढ़े हैं उसका रिवीजन होगा और ये देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि पूरा पुलिस एक्ट में हमने आपको बताया है कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं हर सेक्शन से। जो लोग नए हैं इस चैनल पर उनको बता दूं कि पुलिस एक्ट आपका कंप्लीट इस चैनल पर हो चुका है। पेड ग्रुप वाला मटेरियल बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल कराया गया है और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आप लॉग्यान सर्च कीजिए और जो लोगो है वो ऐसे ही आपको दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7017254445। इस नंबर पर आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज देंगे, जिससे आपको जुड़ने में आसानी हो जाएगी। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, वैसे कोशिश कीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो एक तरीके के क्वेश्चन तो वो होंगे जो हम लोग का रिवीजन कराएंगे, और दूसरे तरीके के क्वेश्चन कौन से होंगे? दूसरे तरीके के क्वेश्चन होंगे जो हमारे नए क्वेश्चन पता चलेंगे हमको, जो हमारा एक आध पॉइंट छूट गया होगा सेक्शन पढ़ते पे, तो वो हम यहाँ से कवर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये पुलिस एक्ट का एमसीक्यू क्लास। अच्छा, मैं थोड़ा सा गैप लूँगा ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसका आंसर गैस कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2001 का जो पुलिस अधिनियम संशोधन हुआ था वो कब से प्रवृत्त हुआ था, उसके प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? यहाँ पर कहीं कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। 2001 में जो संशोधन हुआ था वो कब से प्रवृत्त हुआ था? पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 कब से प्रवृत्त हुआ था? आपसे डेट पूछी जाएगी कब से वह इन्फोर्स हुआ था, तो आपसे इन्फोर्समेंट की डेट पूछी जाएगी। तो इन्फोर्समेंट की वो डेट है 10 अगस्त 2001। 10 अगस्त 2001 से प्रवृत्त हुआ था। अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई थी। पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? 22 मार्च 1862। 22 मार्च 1862। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आप याद रखिएगा। तीसरा है, पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी मूल धाराएं थी? ये हमने आपको बताई थी। बताए तो अभी तक जितने क्वेश्चन है सभी थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। तो पुलिस अधिनियम 1861 में मूल धाराएं 47 थी। हालांकि अब कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, कुछ धाराएं घटाई गई हैं, तो उसके आधार पर अंतर पैदा हो गया है। अगला है, कौन सी धाराएं निरसित की गई हैं? कौन सी धाराएं ऐसी हैं जो हटाई गई हैं? तो धारा 6, धारा 11, धारा 38 से 41 और उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 6, 11, 38, 41 सभी धाराएं समाप्त कर दी गई हैं, हटाई गई हैं। अगला है, पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। किसके पास पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति है? महानिरीक्षक के पास, महानिदेशक के पास, पुलिस अधीक्षक के पास या जिला मजिस्ट्रेट के पास? ठीक है, तो महानिरीक्षक के पास, महानिदेशक के पास, पुलिस अधीक्षक के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास। हालांकि इसमें एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, महानिरीक्षक और महानिदेशक, महानिरीक्षक या महानिदेशक, क्योंकि कहीं पर महानिरीक्षक कहते हैं तो कहीं पे महानिदेशक कहते हैं। तो इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन या तो ए और बी दोनों सही मानने पड़ेंगे, या फिर ऐसे लिख के आएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो आंसर होगा महानिरीक्षक या महानिदेशक को पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन कार्मिक को किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंततः स्थापित किया गया है? अब ये मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागरिक उड्डयन कार्मिक के संबंध में कौन कौन सी धाराएं बदली गई हैं। कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि नागरिक उड्डयन कार्मिक के संबंध में कौन कौन सी धाराएं बदली गई हैं। बाकी यहाँ पे पूछा कौन से संशोधन द्वारा बदला गया, तो आपको पता ही है कि संशोधन पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा
ये बदला गया है। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन कार्मिक के संबंध में कौन कौन सी धाराएं बदली गई हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नीचे। अब आइए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। धाराएं उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत जोड़ी गई। देखिए हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा वही अगला क्वेश्चन है। तो धारा 2 का, धारा 8 का, उपरोक्त दोनों या धारा 32 का। तो पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, पुलिस अधिनियम उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के अंतर्गत धारा 2 का और धारा 8 का दोनों जोड़ी गई हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का कौन प्रमुख होता है? जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए जल्दी से। जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। ठीक है, कौन से सेक्शन में ये लिखा हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए सब क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं और जो हमने पढ़ाते समय आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट है। अगला है परिभाषा से संबंधित ढोर शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है। ये भी हमने पढ़ाते समय आपको बताया था कि ये पूछा जाता है इसी तरीके से क्वेश्चन। ढोर शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? सींग वाले ढोर, हाथी, ऊंट, बकरियां, खच्चर, भेड़, सुअर या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, उपयुक्त, उपर्युक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये आंसर होगा। अगला है राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीततः भर्ती किया जाएगा। ये किस धारा में लिखा हुआ है? राज्य सरकार के अंतर्गत समस्त पुलिस स्थापन पुलिस बल समझा जाएगा और रीततः भर्ती किया जाएगा। किस धारा में लिखा है? तो ये लिखा हुआ है धारा 2 में, धारा 2 में, धारा 2 में। अब आपको ये बताना है कि पुलिस एक्ट में जो डेफिनेशन है वो किस धारा में दी गई है। पुलिस एक्ट में डेफिनेशन किस धारा में दी गई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करेगा। पुलिस बल में जो अधीनस्थ पंक्ति है उसके जो व्यक्ति होते हैं, अधीनस्थ पंक्ति की परिभाषा धारा 1 में दी गई है। तो पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करेगा? तो कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी महानिरीक्षक, डी महानिदेशक। आंसर बताइए जल्दी, गैस कीजिए। गैस क्या कीजिए, आपको तो पता होना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं हम आपको। तो इसका आंसर है राज्य सरकार। राज्य सरकार पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें अवधारित करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा किस धारा में? नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है? आंसर बताइए, धारा 2, धारा 2 का, धारा 5 का या धारा 3 का। आंसर बताइए जल्दी। धारा 2 का, धारा 2 का में बताया गया है। अगला है साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होगा। साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण किसके अंतर्गत निहित होता है? ये आपको आंसर देना है। पुलिस अधीक्षक में, राज्य सरकार में, महानिदेशक में या महानिरीक्षक में। पुलिस साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण किसमें निहित होगा? आंसर होगा राज्य सरकार में। आंसर क्या होगा? राज्य सरकार में। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विभागीय कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई, बा दोनों या उपरोक्त में से कभी कोई नहीं। ये एपीओ 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 हमने आपको पढ़ाई है। धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए आंसर। तो आंसर होगा विभागीय कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई से संबंधित है। अगला है जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन निहित होगा। ठीक है, जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन जो है वो ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण व निर्देशन के अधीन होगा। किस में निहित होगा? जिला अधीक्षक में, सहायक जिला अधीक्षक में, एक जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक में या उपरोक्त सभी में। किसमें निहित होगा? आपने पढ़ा किसमें निहित होगा बताइए। आंसर होगा सी, एक जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक में। या ये एक की जगह अगर केवल जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक भी लिखा होता तो आंसर होता सी। ठीक है, देखिए कोशिश मेरी ये है कि कोई भी त्रुटि ना हो एमसीक्यू में, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ ऐसी दिमाग से उतर जाती है या कहीं पर कोई चीज़ रह जाती है, तो वहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो तो हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि उस त्रुटि को सब जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए ये सही की जा सके। तो वो जो त्रुटि हो वो हम पिन कमेंट में लिख देंगे। वैसे तो हमारी कोशिश है कि कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बाकी
50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और फिर अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पुलिस रेगुलेशन शुरू करेंगे। ठीक है, महानिरीक्षक को शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन है, महानिरीक्षक को शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियां उपखंड मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त हैं, जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त है वो महानिरीक्षक को प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबन या अवनत का प्रावधान किया गया है। धारा 8 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत और धारा 9 के अंतर्गत। तो आंसर आपका क्या होगा? धारा 7 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 7 के अंतर्गत। देखिए, एक काम कीजिएगा, एक कॉपी पेन लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर डालते रहिए। और क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर नहीं मैंने डाला है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर डालिए और कमेंट जब आप पूरा सॉल्व कीजिए मेरे साथ साथ, और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आपके 50 में से 40 से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपने क्लास अच्छे से की है। और अगर 40 से कम सही हो रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, क्लास को दोबारा देखिए अच्छे से, उसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए। नहीं नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने जो टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराया है उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसको अच्छे से तैयार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि पुलिस अधिनियम और पुलिस रेगुलेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे 15, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन केवल यहीं से रहेंगे। रेगुलेशन से मात्र 4 या 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा 5, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो रेगुलेशन भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन कम से कम अपने 10 क्वेश्चन 100% सही कीजिए यहाँ से। ठीक है, हमारे और आपके दोनों की मेहनत करने का तभी परिणाम है। और मिशन एपीओ लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मिशन एपीओ हम लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे हमको आगे के लिए एक समझ मिलती है कि हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, एपीओ के मिशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मिशन एपीओ, टारगेट एपीओ, जो मन हो वो लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि लिखने से हम अपने अवचेतन मन को ये संकेत देते हैं कि हम लोग इस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। और फिर अवचेतन मन के बाद बहुत चीज़ें आगे चली जाती हैं, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन आप मिशन एपीओ जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आइए आगे देखते हैं। अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन निम्न आधार में से किस आधार पर किया जा सकता है? मतलब अधीनस्थ पंक्तियों के कोई अधिकारी है, उसमें से अधीनस्थ पंक्तियों का अधिकारी के संबंध में परिभाषा धारा 1 में दी गई है। ठीक है, अधीनस्थ पंक्तियों के किसी अधिकारी को पदच्युत या निलंबन निम्न में से किस आधार पर किया जाएगा? कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षावान पाए जाने पर, पद के कर्तव्य के अयोग्य समझे जाने पर, कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेने पर, या उपरोक्त सभी आधार पर। तो आंसर क्या होगा इसका सिंपल सा आंसर होगा क्या? डी, उपरोक्त सभी आधार पर। अगर कोई उपेक्षापान पाया जाता है, कोई अयोग्य समझा जाता है ना, या कर्तव्य के निर्वहन में स्वयं को अयोग्य कर लेता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से नहीं बल्कि कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, हालांकि ये दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला अधीक्षकगण अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे अधिकारी को जो कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षावान पाए, निम्न दंडों में से कौन सा दंड दे सकता है? 1 मास के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना, 1 माह के वेतन से अधिक किसी राशि का जुर्माना, सदाचरण वेतन से वंचित करना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद पर हटाना। तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कर्तव्य में शिथिल या उपेक्षावान पाया जाता है तो उसको कौन सा दंड दिया जा सकता है? इनमें से कोई भी दंड दिया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी राशि का वेतन का जुर्माना हो सकता है, तो आपको आंसर इसी क्वेश्चन में दिख रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना जुर्माना हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किसमें निहित होगा? साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन किसमें निहित होगा? पुलिस महानिरीक्षक में, उप महानिरीक्षक में, सहायक महानिरीक्षक में, या पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक में, या सहायक महानिरीक्षक में, जिसे राज्य सरकार ठीक समझे? तो आपका आंसर क्या होगा? पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक में, सहायक महानिरीक्षक में, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन निहित होगा। उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन निहित होगा। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक में, उप महानिरीक्षक में, या सहायक महानिरीक्षक में। तो उत्तर प्रदेश में साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस प्रशासन उपरोक्त सभी में निहित होगा। किसमें होगा? उपरोक्त सभी में निहित होगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्त पर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
महानिरीक्षक द्वारा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिन्हें महानिरीक्षक नियुक्त करें। आ बाबा दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धारा 4 में वर्णित पुलिस अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। महानिरीक्षक ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें महानिरीक्षक नियुक्त करे। आ बाबा दोनों। आंसर आपका क्या होगा? आपको पता है आंसर होगा सी। महानिरीक्षक और ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें महानिरीक्षक नियुक्त करे, दोनों को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 का द्वारा निम्न में से किस पद का सृजन किया गया? नागरिक उड्डयन कार्मिक, उत्तर प्रदेश विशेष पुलिस बल, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स या उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल। ये क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट जिसने हमारा वीडियो देखा है या जिसने कभी पुलिस एक्ट भी पढ़ा है वो सही कर लेगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। तो इसका आंसर क्या होगा? नागरिक उड्डयन कार्मिक। नागरिक उड्डयन कार्मिक। अगला है क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन कार्मिक को प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? धारा 8 का, धारा 8, धारा 7 का या धारा 9 का? तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या सही होगा? सही आंसर इसका है धारा 8 का। धारा 8 का में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। नागरिक उड्डयन कार्मिक को कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? महानिदेशक। महानिदेशक नागरिक उड्डयन ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार इस हेतु निमित्त करे। उपरोक्त बा और सा दोनों, मतलब महानिदेशक नागरिक उड्डयन कार्मिक और ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करे। तो नागरिक उड्डयन कार्मिक को कौन कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? महानिदेशक नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश और ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार इस हेतु नियुक्त करे। और आंसर होगा आपका उपरोक्त बा और सा दोनों। अगला है पुलिस अधिकारी कब पदत्याग या पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा? पुलिस अधिकारी कब पद त्याग कर सकेगा या पद त्याग करने पद के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए स्वतंत्र होगा? जिला अधीक्षक द्वारा ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञा देने पर, वरिष्ठ अधिकारी को त्याग पत्र देने की लिखित सूचना पर, 2 माह से न्यून अवधि के लिए, आ दोनों या दोनों सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुलिस अधिकारी अगर पद त्याग करना चाहता है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपने को प्रत्याहित करने के लिए स्वतंत्र है अगर वह जिला अधीक्षक को ऐसी अनुज्ञा देने के लिए प्रार्थना पत्र देता है या वरिष्ठ अधिकारी को अपने त्याग पत्र की सूचना देता है। कितने समय पहले? 2 माह से अन्यून अवधि के लिए दी गई हो। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा सी। आ बाबा दोनों सत्य हैं। पुलिस बल में किसी सदस्य द्वारा पद त्याग के पूर्व सूचना देना होता है। 15 दिन पूर्व, 2 माह से अधिक, 2 माह से अन्यून अवधि के लिए या 3 माह से पूर्व। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 2 माह से पहले, 2 माह से अन्यून अवधि मतलब कम से कम 2 माह पहले पुलिस बल से अगर त्याग पत्र देना है तो उससे लिए 2 माह पहले सूचना देनी होगी। 2 माह के बाद आप उस पद को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत त्याग पत्र दिया और हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। कम से कम 2 माह पहले सूचित करना होगा। हालांकि आपका त्याग पत्र अगर 2 माह से कम अवधि में स्वीकार हो जाता है तो आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 2 माह पहले सूचना देनी होगी। अगला है पुलिस अधिकारी किसके इजाजत से त्याग पत्र दे सकता है? पुलिस अधिकारी किसकी इजाजत से त्याग पत्र दे सकता है? जिला अधीक्षक, महानिरीक्षक, उपनिरीक्षक या महानिदेशक? अगर पुलिस अधिकारी जिले में नियुक्त है तो किसकी इजाजत से त्याग पत्र दे सकता है? जिला अधीक्षक की अनुमति से त्याग पत्र दे सकता है। और अगर एसपी को त्याग पत्र देना होगा तो वो किसे देगा? कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मान लीजिए जिला अधीक्षक का त्याग पत्र दे रहा है तो वो अपना त्याग पत्र किसे देगा। अगला है पुलिस अधिकारी बिना इजाजत के 2 माह की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। स्पष्ट प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा कौन सी? धारा 8, धारा 10, धारा 9 या धारा 6? आपका आंसर क्या है बताइए। धारा 9 में। धारा 9 में ये प्रावधान किया गया कि पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के पहले दिए बिना पदत्याग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। स्पष्ट प्रावधान है। जिला अधीक्षक, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन गलत लिख गए हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। हाँ ये सही है। पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 माह की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। स्पष्ट प्रावधान है। क्या प्रावधान है मतलब किस धारा में प्रावधान है? धारा 8, धारा 10, धारा 9 या धारा 6? पुलिस अधिकारी बिना इजाजत के 2 माह से पहले सूचना का पद त्याग नहीं करेंगे। हमने पहले अभी आपको बताया था। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर बताया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको पता है? आंसर है धारा 9। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। धारा 7 में प्रावधान है, धारा 8 में, धारा 10 में, धारा 11 में। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बताइए क्या है? आपका आंसर होना चाहिए धारा 10। धारा 10 में ये प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। अगला है, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे जब तक कि महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप से अनुमति ना दे दे, महानिरीक्षक अनुज्ञा ना दे दे, महानिरीक्षक एवं महानिदेशक अनुज्ञा ना दे दें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ए, महानिरीक्षक ऐसा करने के लिए लिखित रूप से अनुज्ञा ना दे दें। अगर किसी अन्य नियोजन में लगना है तो उसके लिए रिटन परमिशन होनी चाहिए। केवल ऐसी परमिशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि रिटन परमिशन की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन पद में नहीं लगेंगे जब तक कि महानिरीक्षक अनुज्ञा ना दे दे, महानिरीक्षक या महानिदेशक लिखित अनुज्ञा ना दे दे, महानिदेशक की अनुज्ञा से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? महानिरीक्षक एवं महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा से। अब पिछला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, फिर आपको एक चीज बताते हैं कि देखिए, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में तब तक नहीं लगेंगे। इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, इसमें दो ऑप्शन हो सकते थे, महानिरीक्षक एवं महानिदेशक ऐसा करने की लिखित अनुज्ञा ना दे दें। लेकिन नीचे सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, महानिरीक्षक एवं महानिदेशक अनुज्ञा ना दे दें। तो ये ऑप्शन, वैसे ये ऑप्शन सही होता अगर इसमें लिखित शब्द का वर्णन हो रहा होता। चूंकि लिखित शब्द का यहाँ वर्णन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन सही हुआ क्योंकि इसमें लिखित रूप से अनुज्ञा देने की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन वहां मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पर आपको जाना होता है, और वही आयोग भी सही मानता है जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन तो इसमें सी भी सही था अगर इसमें लिखित शब्द का वर्णन होता, लेकिन ए इसलिए सही है क्योंकि इसमें लिखित शब्द का वर्णन है। भले ही इसमें महानिदेशक नहीं लिखा है, बल्कि सही आंसर तो तब एकदम एक्यूरेट तब होता जब यहाँ लिखा होता महानिरीक्षक एवं महानिदेशक के द्वारा दी गई लिखित रूप से अनुज्ञा। तो ये आंसर होता जो अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन आने वाले अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे जब तक महानिरीक्षक या महानिदेशक जो होगा, डीजीपी जो होते हैं, वो लिखित रूप से परमिशन ना दे दें। अगला क्वेश्चन है, महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति धारा 12 में, धारा 11 में, धारा 10 में या धारा 13 में? ये तो सीधा सीधा सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। धारा 12 में महानिरीक्षक को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अगला है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन कौन कर सकता है? आवेदन कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई थाने का भार साधक अधिकारी, जो व्यक्ति शांत भंग से आशंकित है, या उपरोक्त सभी। तो अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई थाने का भार साधक अधिकारी कर सकता है, कोई व्यक्ति जो शांत भंग से आशंकित है, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पुलिस अधिकारी की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालांकि धारा में व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर से वही चीज आ जाती है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? व्यक्ति आ गया, और उसके बाद कोई व्यक्ति जो शांति भंग से आशंकित हो, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो फिर ए और सी, या तो इसका आंसर अगर ये होता कि डी में ऑप्शन दिया होता ए और सी, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको डी ही लगाना होगा, क्योंकि व्यक्ति और कोई व्यक्ति जो शांत भंग से आशंकित है, दोनों आते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन आयोग को कैंसिल कर देना पड़ेगा। अगला है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किस धारा में होगी? धारा 14 में, धारा 13 में, धारा 15 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर पता है, इसका आंसर है धारा 13 में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्त होगी। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों का भार किसे वहन करना पड़ा? राज्य सरकार पर, जिला प्रशासन पर, आवेदन करने वाले व्यक्ति पर, या उपरोक्त सभी में? तो आपको आंसर पता है, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, आवेदन करने वाले व्यक्ति को भार उठाना पड़ेगा। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कौन करता है? जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है उसकी प्रतिनियुक्ति कौन कर सकता है? पुलिस महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक, या उप महानिरीक्षक, या उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? उपरोक्त में से कोई भी। पुलिस महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अगला है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण निर्देशन में रहता है? किसके साधारण निर्देशन में रहेगा? जिले के मजिस्ट्रेट के, जिला अधीक्षक के, महानिरीक्षक के, जिला पुलिस अधीक्षक होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन होगा जिला पुलिस अधीक्षक। ठीक है, महानिरीक्षक क्या, या उपरोक्त में से सभी के? तो आपका आंसर क्या होगा? अतिरिक्त पुलिस अधिकारी किसके साधारण नियंत्रण में रहता है? आपने देखा था ना, आंसर जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त पुलिस अधिकारी अनन्यता किसके आदेश के अधीन होगा? अनन्यता किसके आदेश के अधीन होगा? जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक के, जिला के मजिस्ट्रेट के, महानिदेशक के, या उपरोक्त में से सभी के? तो आंसर है इसका जिला पुलिस अधीक्षक के। जिला अधीक्षक मतलब जिला पुलिस अधीक्षक के। देखिए, साधारण निर्देशन जिले के मजिस्ट्रेट का होगा, लेकिन अनन्यता आदेश जो होगा वो जिला पुलिस अधीक्षक को होगा। देखिए, शब्दों से ही खेलना होता है, शब्दों से ही आपके क्वेश्चन सही होते हैं और शब्दों से ही गलत होते हैं, इसलिए हर शब्द पर विशेष ध्यान देना है। पुलिस अधिकारी अनन्यता किसके आदेश में होगा? जिला अधीक्षक के, जिला पुलिस अधीक्षक के। ठीक है, और अतिरिक्त पुलिस अधिकारी साधारण निर्देशन में किसके होगा? जिले के मजिस्ट्रेट के। गलती नहीं करनी है। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को प्रत्याहृत किए जाने का आवेदन दिया जाएगा, मतलब अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को वापस लेने के लिए आवेदन देगा। कितने दिन पहले दिया जाएगा? 2 माह की लिखित सूचना पर, 3 माह की सूचना देकर, 15 दिन की सूचना देकर, या 1 माह की सूचना देकर? आपका आंसर होगा 1 माह की सूचना देकर। अगला है, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजित करने का अधिकार है किसमें है? जिला अधीक्षक को, राज्य सरकार को, महानिदेशक को, या महानिरीक्षक को? किसको अधिकार है अतिरिक्त विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजित करने का अधिकार किसको है? जिला अधीक्षक को, राज्य सरकार को, महानिदेशक को, या महानिरीक्षक को? तो आपका आंसर हो जाएगा महानिरीक्षक को। महानिरीक्षक या महानिदेशक दोनों को है, हालांकि ये लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर ये महानिदेशक यूपी में संशोधन हुआ है तो अगर आंसर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप महानिरीक्षक ही कीजिएगा आंसर में। महानिरीक्षक को ये अधिकार प्राप्त है कि वह विक्षुब्ध क्षेत्र में पुलिस बल को नियोजित करे। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त पुलिस बल के संबंध में स्पष्ट उपबंध किया गया है। अतिरिक्त पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किस धारा में है? धारा 16 में, धारा 14 में, धारा 13 में, या धारा 15 में? आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम यहाँ पर आंसर नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर का प्रावधान किस धारा में किया गया है, 16, 14, 13 या 15? आंसर दीजिएगा कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर डैश करके लिखिए धारा कौन सी है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ डैश धारा, एसपीओ डैश धारा लिखनी है, आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त पुलिस बल पर किए गए व्यय का वहन कौन करता है? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासियों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो अतिरिक्त पुलिस बल पर जो मतलब कहना चाहिए वहन होता है, जो खर्चा होता है, उसका कौन करता है? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासी। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो छूट दे सकती है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा कौन वहन करेगा? तो उसका खर्चा कौन वहन करेगा? विक्षुब्ध या संकटपूर्ण क्षेत्र के निवासी। अगला है, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दुराचरण से मृत्यु, घोर उपाधि के मामलों में किसी व्यक्ति को प्रतिकर का आवेदन किया जा सकता है। सिविल न्यायालय में, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, राजस्व न्यायालय में। ठीक है, तो विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके अगर पुलिस बल की तैनाती की गई है और उसके परिणाम स्वरूप किसी को मृत्यु कारित हो जाती है या घोर उपाहति कारित हो जाती है, तो वह कहाँ पर आवेदन करेगा? आपको हमने पढ़ाते समय बहुत स्पष्ट तौर पर बताया था। इसका आंसर है जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट के यहाँ। अगला है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 17 में, धारा 16 में, धारा 18 के अंतर्गत, या धारा 13 के अंतर्गत? तो आपको इसका आंसर देना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, तब फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर, फिर मैं आपको तो इसका आंसर होगा धारा 17। आप पढ़ चुके, विशेष पुलिस अधिकारी धारा 17 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कई धाराओं में है। पहले आपसे जो 2 क्वेश्चन पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। अगला है, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है किसी पुलिस अधिकारी की किसी क्षेत्र के व्यक्ति की, उस क्षेत्र जिसमें दंगा, बलवा या शांतिभंग होने की आशंका है, उस क्षेत्र के निवासियों की, या उपरोक्त सभी की। किसी विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति किसकी की जाती है? कमेंट आप बताइए जरा, आपका आंसर क्या? तो इसका आंसर क्या है? अगर इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी कोई है
वो ये आवेदन करेगा कि उस क्षेत्र जिसमें दंगा बलवा या शांति भंग होने की आशंका है उसमें से कुछ लोगों को, जो लोग इस हेतु उपयुक्त हैं, उनको विशेष पुलिस अधिकारी की पावर्स दी जाए ताकि इस तरीके के दंगे को रोका जा सके। ठीक है, इसके लिए धारा 17 को बहुत स्पष्ट तौर पर समझना होगा। धारा 17 हमने आपको पढ़ाई है, उसको स्पष्ट तौर पर समझिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है निकटतम मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिला अधीक्षक द्वारा, महानिरीक्षक द्वारा या सहायक महानिरीक्षक द्वारा। किसके द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर होगा निकटतम मजिस्ट्रेट के द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अगला है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति मजिस्ट्रेट किसके आवेदन पर करेगा? अभी हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का अधिकारी किसी पुलिस अधिकारी पर दंगा प्रभावित होने वाले निवासियों के आवेदन पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन आवेदन कर सकेगा? निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का अधिकारी, निरीक्षक या निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए किसी विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में सत्य है विशेषाधिकार और परिमाण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त है, वह पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान वैसे ही कर्तव्यों का पालन करने के लिए दायित्वाधीन होगा। और डी, उस उपरोक्त सभी, तो जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होगा उस पर ये सभी नियम लागू होंगे। विशेषाधिकार या प्रमाण पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, शक्तियां भी सामान्य पुलिस अधिकारी के समान होंगी और कर्तव्यों का पालन भी वैसे ही करना होगा जैसे पुलिस अधिकारी करता है। अगला है, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार करने या उपेक्षा करने में सक्षम मजिस्ट्रेट दंड दे सकेगा। कितना दंड दे सकेगा? 100 रुपये से अनधिक, 200 रुपये से अनधिक, 50 रुपये से अनधिक या जुर्माना या कोई अर्थदंड का प्रावधान नहीं है। तो अगर किसी को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा और वो इनकार कर देता है तो 50 रुपये से अनधिक का दंड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पुलिस अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित है? हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23। लिखेंगे BPO विलेज पुलिस ऑफिसर और आगे डैश करके लिखेंगे सेक्शन 20, 21, 22, 23। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हम भी देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन जो पुलिस एक्ट के बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।